हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कांग्रेस का उदारवादी चरण। कांग्रेस का उदारवादी चरण। कांग्रेस का उदारवादी चरण। यह चरण 1885 ईस्वी से लेके 1905 ईस्वी तक था। कांग्रेस का जो उदारवादी चरण है वह 1805 ईस्वी से 85 ईस्वी से लेके वह 1905 ईस्वी तक है। अगर हम इसके प्रमुख नेताओं को देखें तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी का जन्म 1825 में हुआ था और 1917 में इनकी मृत्यु हो गई। दादा भाई नौरोजी का जन्म 1825 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1917 1917 में हुई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नेता थे, उदारवादी नेता थे ये। इनका जन्म 1848 में हुआ था और 1926 में इनकी मृत्यु हो गई। गोपाल कृष्ण गोखले, इनका जन्म 1866 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1915 में हुई थी। ये तीन प्रमुख उदारवादी नेता थे। नेता तो और भी थे, दिनसा वाचा थे, मदन मोहन मालवीय थे, ये सभी जो है उदारवादी नेता ही थे। महादेव गोविंद रानाडे भी थे। बदरुद्दीन तैयब जी थे, इनको क्यों छोड़ दिया जाए। उसके बाद वेमोस चंद्र बनर्जी थे। बहुत जो भी आरंभिक नेता थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1885 से लेकर 1915 तक जो अध्यक्ष थे वो सारे जो है उदारवादी नेता ही थे प्राय क्रमशः। तो ये सारे जो है उदारवादी नेता थे। इस उदारवादी चरण को आर्थिक राष्ट्रीयता का युग भी कहा जाता है। आर्थिक राष्ट्रवाद राष्ट्रीयता का युग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है यह सब हम अब डिस्कस करेंगे। कांग्रेस के उदारवादी चरण की विशेषता थी कि ब्रिटिश महारानी के प्रति निष्ठा रखना। ब्रिटिश महारानी के प्रति निष्ठा रखना और संवैधानिक उपायों के द्वारा, संवैधानिक उपाय के द्वारा जैसे प्रार्थना, अनुनय, भाषण, लेख, स्मरण पत्र के द्वारा भारतीयों के लिए जो है रियायत प्राप्त करना। भारतीय के लिए रियायत प्राप्त करना। कौन कौन सी रियायत प्राप्त करना? तो भारतीय व्यय में कमी किया जाए, भारतीय व्यय में कमी किया जाए। प्रतिनिधि संस्थाओं में जो है भारतीयों को ज्यादा मौका दिया जाए। प्रतिनिधि संस्था में जो है भारतीयों को ज्यादा मौका दिया जाए। नागरिक सुरक्षा की स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा, ये सब जो है आरंभिक राष्ट्रवाद। सिविल सेवा में भारतीयकरण, सिविल सेवा में भारतीयकरण। जैसे 1886 ईस्वी में इन लोगों ने डिमांड किया कि भारतीय सिविल सेवा जो है, लोक सेवा जो आयोग की स्थापना भारत में किया जाए
और परीक्षा भारत और लंदन दोनों साथ साथ हो। तो ये सब जो है ये ब्रिटिश महारानी से ये करते थे। लेकिन जो उदारवादी नेता थे उनके ये प्रयास निष्फल होने लगे और ब्रिटिश सरकार जो है वह कांग्रेस संस्था को जो है राजद्रोही ब्राह्मण, निष्ठाहीन बाबू कहकर संबोधित करने लगी। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय में भारत के वायसराय थे डफरिन ने 1886 ईस्वी में जो कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, सेकेंड अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में जो है कांग्रेस के प्रतिनिधियों को उद्यान भोजन दिया था, गार्डन में बुला के खाना पीना खिलाया था, गार्डन पार्टी कह सकते हैं, दिया था लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों को। लेकिन 1888 ईस्वी के बाद लॉर्ड डफरिन ने सरकारी नौकरों से कहा कि कांग्रेस के बैठक से आप दूर रहें या कांग्रेस पार्टी से आप दूर रहें। इंडियन नेशनल यूनियन के बारे में कहा जाता है कि लॉर्ड डफरिन का ही दिमाग की उपज था और एहुम ने उसको क्रियान्वयन किया और दादा भाई नौरोजी के कहने पर इंडियन नेशनल यूनियन का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। यह सब चर्चा मैं कर चुका हूं। तो यही है आपका, और यही डफरिन जो है बाद में कहता है कांग्रेस के बारे में कि यह जो है अल्पसंख्यक भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है, अल्पसंख्यक जो है भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद लॉर्ड एल्गिन कहते हैं, ये भी वायसराय थे, इनका कहना था कि भारत को तलवार के बल पर ही जीता गया है और भारत को कंट्रोल भी तलवार के बल पर ही किया जाएगा। उसके बाद जो है कर्जन कहते हैं कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और मैं चाहता हूं कि इसे टूटने में मैं मदद प्रदान करूं। तो ये सब जो इन लोगों का अप्रोच था कांग्रेस के प्रति वायसरायों का या अंग्रेज पदाधिकारियों का, तो इससे जो है कांग्रेस के अंदर जो है इन संवैधानिक तरीकों का प्रतिरोध होने लगा और उदारवादी तरीकों पर विचार होने लगा, उग्रवादी तरीकों पर विचार होने लगा। जैसे कि उग्रवादी विषय लाल बाल पाल का उदय हुआ, कांग्रेस के अंदर लाल बाल पाल का उदय हुआ। लाल का अर्थ हुआ लाला लाजपत राय, बाल का अर्थ हुआ बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल का अर्थ हुआ बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को याचना संस्था कहा। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भिखारी संस्था कहा और कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 3 दिन का अधिवेशन होता है, ये लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सदस्य हैं मेढक की तरह साल में 3 दिन टट्टर करते हैं। बिपिन चंद्र पाल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में क्या कहा? याचना संस्था। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को भिखारी संस्था कहा और कहा कि ये साल में 3 दिन जो है मेढक की तरह टट्टर करते हैं। लाला लाजपत राय ने कहा ये शिक्षित भारतीयों का जो है वार्षिक राष्ट्रीय मेला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में लाला लाजपत राय ने कहा कि शिक्षित भारतीयों का ये वार्षिक राष्ट्रीय मेला है। तो ये जो है लाल बाल पाल जो उग्रवादी नेता थे कांग्रेस के अंदर के, इन लोगों ने काफी विरोध करना शुरू कर दिया। इसी समय अरविंदो घोष थे, बंगाल में एक इंपॉर्टेंट उग्रवादी नेता थे। उन्होंने इंदु प्रकाश नाम का एक पत्रिका लिखा। इंदु प्रकाश उनकी पत्रिका थी, उसी में उन्होंने एक लेख लिखा, न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड, न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड, बूढ़ों के लिए नया लालटेन। और भारतीय जनता से अपने लेख के माध्यम से अरविंदो ने यह कहा कि आप अब जो है उदारवादी रास्ता छोड़िए, उग्रवादी रास्ता पर चलिए। अरविंदो घोष ने अपनी पत्रिका इंदु प्रकाश में न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड लिखा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी तरीकों का जमकर जो है प्रतिरोध किया और भारतीय जनता से कहा
कि अब आप जो है उग्रवादी तरीका अपनाइए। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा कि यह जो है 3 दिन का तमाशा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन है वह 3 दिन का तमाशा है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, कांग्रेस के लोग जो है पदों के भूखे हैं। तो कांग्रेस के अंदर ही जो कांग्रेस के नेता थे कांग्रेस की नीति को जो है विरोध करने लगे। 1895 में पूना सार्वजनिक सभा में जो है जमकर जो है गोपाल कृष्ण गोखले जो उदारवादी नेता थे और बाल गंगाधर तिलक जो उग्रवादी नेता थे जमकर बहस हुआ। और 1897 ईस्वी में 1897 में जो अमरावती अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ईश्वर तिलक के गुट में और गोपाल कृष्ण गोखले के गुट में जमकर जो है मारपीट हुआ था। तो कहने का अर्थ मेरा है कि कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस की जो नेताओं में मतभेद होने लगा था और ये जो ढंग था इनका प्रार्थना करने का ढंग, जिसको राजबंध वप्य भी कहा जाता है, इसके लिए एक वर्ड आता है, बीपीएससी में बार ये वर्ड दे दिया था परीक्षा में कि उदारवादी नेताओं ने किस तरीके से अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा, तो राजा वंद वप्य आंदोलन इसको नाम दिया था। इसका इंग्लिश में अर्थ है कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, संवैधानिक रास्ता। तो ये शब्दों का हेरफेर है, अगर हिंदी शब्द से कभी काम ना चले तो अंग्रेजी वर्ड देख लेना चाहिए, तो उससे आपका, क्योंकि हिंदी में लगता है कि काफी क्या पूछ दिया है, लेकिन अंग्रेजी में उसका जो ट्रांसलेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन है, तो आपको वहां पर दिक्कत नहीं होगा। लाला लाजपत राय ने कहा कि हम 20 सालों तक अंग्रेज से रोटी मांगते रहे और हमें बदले में क्या मिला, पत्थर, रोटी के बदले पत्थर मिला। तो ये सब बात जो है कांग्रेस के अंदर ही काफी मतलब मतभेद होने लगे और अंतिम स्थिति में यह हो गई कि कांग्रेस में जो संवैधानिक तरीके का प्रतिरोध होने लगा और लोगों ने कहा कि संवैधानिक तरीकों से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन यह सही है कि उदारवादी नेताओं ने जो चाहा था उतना ब्रिटिश सरकार ने नहीं दिया, लेकिन हम इनकी जो है योगदान को कम करके नहीं आंक सकते हैं। जब भारत में राष्ट्रीय चेतना का नहीं उदय हो रहा था उस समय इन लोगों ने राष्ट्रीय चेतना के उदय में जो है एक तरह से मदद पहुंचाया। फिरोज शाह मेहता भी कहते हैं, ये बात फिरोज शाह मेहता भी स्वीकार करते हैं जो उदारवादी नेता थे, कि कांग्रेस की आवाज कोई जनता की आवाज नहीं है, कांग्रेस की आवाज जो है कोई जनता की आवाज नहीं है, फिर भी जो है हम कांग्रेस के योगदान को कम नहीं कर सकते हैं। ये बात फिरोज शाह मेहता बोलते हैं, खुद एडमिट करते हैं जो उदारवादी नेता हैं कि कांग्रेस की आवाज जो है कोई जनता की आवाज नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि इन लोगों का जो काम था संवैधानिक तरीकों से ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति, ब्रिटिश महारानी के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हुए जो है भारतीयों के लिए कुछ रियायत प्राप्त करना। तो जैसे कि 1892 का एक्ट कहीं ना कहीं इन उदारवादी नेताओं का ही प्रयास था। जो 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ तो ये उदारवादी नेता का ही देन था। उसके बाद भारतीय व्यय की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार दबाव में आ गई और 1897 में बेलवी आयोग का गठन किया गया। बेलवी आयोग का गठन किया गया। ये जो बेलवी आयोग है इसमें 2 भारतीय सदस्य को गए थे, मतलब बेलवी आयोग से बहस करने के लिए। तो उसमें कौन कौन थे, तो उसमें एक थे गोपाल कृष्ण गोखले और एक दूसरा थे दिनसा वाचा। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये साध और साधन पर की पवित्रता पर विश्वास करते थे, साध और साधन की पवित्रता पर विश्वास करते थे। इसलिए गांधी जी जब भारतीय राष्ट्रीय में आए तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु बनाते हैं, राजनीतिक गुरु बनाते हैं।
गोपाल कृष्ण गोखले बेलवी आयोग के समक्ष दिनसा वाचा के साथ उपस्थित हुए थे और 1902 ईस्वी में ये जो है बंबई विधान परिषद में चुने गए थे। बाद में ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के अध्यक्ष भी बने, सॉरी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी बने। तो यह सब जो है ये डिमांड है। स्वशासन की मांग को इन लोगों ने काफी तेजी से उठाया। जो उदारवादी नेता जो स्वशासन मांग रहे थे, उस स्वशासन का अर्थ था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही औपनिवेशिक स्वशासन प्राप्त करना, औपनिवेशिक स्वशासन प्राप्त करना। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरह जो ब्रिटिश सरकार वहां स्वशासन दिया है, उसी प्रकार ब्रिटिश महारानी के अंदर, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन की मांग करना। स्वशासन के डिमांड को सबसे ज्यादा तेजी से जो रखे थे दादा भाई नौरोजी ने। 1904 में ही दादा भाई नौरोजी ने इंपीरियल सोशल कांग्रेस में मीटिंग में सबसे पहले स्वशासन की मांग को उठाया था और फिर 1905 में बनारस अधिवेशन में भी स्वशासन की मांग को रखा और 1906 में जब कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो अध्यक्ष खुद बने थे, तो अध्यक्षीय भाषण में भी उन्होंने स्वशासन की मांग को रखा था। तो स्वशासन की मांग को 1904 के बाद लगातार उठाने वाले अगर कोई व्यक्ति थे तो वह थे दादा भाई नौरोजी थे। तो हम कहीं ना कहीं ऐसी बात नहीं है कि उदारवादी नेताओं के योगदान को हम कम करके आकेंगे। इन्होंने आर्थिक मुद्दों को उठाया, जैसे कि रमेश चंद्र दत्त ने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा। महादेव गोविंद रानाडे ने भारतीयों को आधुनिक आधुनिक औद्योगिक उद्योगों से के महत्व से परिचित कराया। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार जो है धन का निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो इस सबसे कहीं ना कहीं ब्रिटिश साम्राज्य का जो आर्थिक औपनिवेशिक चरित्र था, उसके खोखलेपनों को इन उदारवादियों ने ही सबसे पहले रखा। और उदारवादी चरण को, अगर कांग्रेस का जो उदारवादी चरण को हम आर्थिक राष्ट्रीयता का युग भी कह सकते हैं। आर्थिक राष्ट्रीयता का युग भी कह सकते हैं। तो यही है आपका कांग्रेस के उदारवादी चरण के बारे में। ये इस तरीके से आज जो है यह क्लास समाप्त होता है। अब नेक्स्ट में हम लोग फिर जो है आगे कुछ जो उग्रवादी चरण है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।